जय हिंद दोस्तों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी को स्वागत है। आज हम क्लास 6 का पॉलिटी एनसीईआरटी का बुक पढ़ाएंगे जो आपका चैप्टर नंबर हम एक क्लास 6 का है ना दोस्तों। एक क्लास 6 का बुक है एनसीईआरटी, ठीक है, जो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन प्रथम सामाजिक विज्ञान है। तो क्लास 6 का पॉलिटी है, तो हम आज इसमें चैप्टर हम आपका अध्याय 3 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। क्या है कि सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, बाढ़ पीड़ित के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, ब्याज की दर से उछाल, सरकार ने ब्याज की दाम, ब्याज नहीं बाबू, सॉरी, प्याज है, प्याज के दाम में हाँ तय किए। तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए सर्वोच्च न्यायाधीश सरकार है ना, इन सभी सरकार का क्या काम है इसके बारे में जानकारी इस चैप्टर से मिलने वाला है। हम यहाँ से बात करते हैं। दिया है कि हर एक देश के विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़क और स्कूल कहाँ बनाए जाए, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाया जाए अथवा बिजली की आपूर्ति कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे दिया है कि उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की, ठीक है, गरीबों क्या है, गरीबों की मदद, है ना, यहाँ से गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा इन अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती हैं, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, है ना, जो देश पर हर एक बॉर्डर पर अपने अपने सैनिक को तैनात करके रखते हैं। दूसरे देशों से शांति संबंध बनाए रखना, है ना, उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करता है। यहाँ पे दिया है सुनिश्चित करना देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों को सहायता करती है ना, सही बात है ना। जिस समय संकट की घड़ी आता है तो हमारे देश के सरकार, है ना, सभी को क्या करते हैं, भरपाई करते हैं। यहाँ पे फिर दिया है कि अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा है कि लोगों की सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है, और सरकार के लिए कामों को इन कामों को क्या आप सरकार ऐसे कुछ उद्देश्य, हाँ, इन कामों को, है ना, इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है। सब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जाते हैं। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हो। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है ताकि लोगों सुरक्षित महसूस कर सके। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है कि निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती हैं। यहाँ पे दिया है कुछ कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग है। सर्वोच्च न्यायालय, भारत का पेट्रोलियम, भारतीय रेल, है ना, ये सभी यहाँ पे दिया गया है। दृश्य देखिएगा। यहाँ पे दिया है सरकार के स्तर। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, तो क्या आप सोच सकती है कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, है ना। स्थानीय स्तर पर मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले, है ना, क्या है, मोहल्ले। फिर यहाँ पे दिया है से हैं जो राज्य स्तर के मतलब है जो पूरे राज्य में ध्यान में रखें, जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती हैं। हाँ, मानचित्रों को देखिए। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश होता है। इन किताब में आप आगे चलकर पढ़ेगी कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है, और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये हमारे देखिएगा इससे मैप में आपका जम्मू कश्मीर कहाँ है देखते हैं। जम्मू कश्मीर है, फिर हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड है, ठीक उसी तरह से आगे में सभी राज्य को देखेंगे। यहाँ पर बिहार है, उत्तर प्रदेश है ना, राजस्थान है। कहा जाता है कि हमारे इंडिया में 28 राज्य में से सभी राज्यों में से सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है, किस राज्य का, तो राजस्थान का, है ना। तो यही सब यहाँ पे है, इस चित्र में सब राज्य का दर्शाया गया है, तो वो देखना है। तो चलते हैं हम लोग अगला पेज में, ठीक है। कहाँ पर क्या है दिया है फिगर,
देखिएगा। चलिए यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं कि सरकार एवं कानून क्या है। सरकार एवं कानून। सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मान्य होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार का काम कर सकती है। सरकार के पास पैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून बनाने के लिए बाध्य करे। उदाहरण के लिए कानून 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 की गाड़ी चलाने वाले उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो वे जेल की सजा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। किसी दूसरे के कानून को लेकर यह विचार कीजिए कि लोगों के विचार उससे मानना क्यों जरूरी है। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है उसके अलावा अगर लोगों के लगे कि कानून कानून क्या है, कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं गया तो वह न्यायालय जा सकती है और यह दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है। सरकार के प्रकार सरकार के निर्णय लेने और कानून का पालन करने यानी उन्हें बाध बनाने की शक्ति देता है। इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उसे देश का कैसे सरकार लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं कि जो अपने पसंद के नेता को चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही एक बार क्या है, एक बार चुन लेने के बाद सरकार बनाते हैं। तो लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार बनाता है और सफाई देनी होती है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने का सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। लोकतंत्र के समाज राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय का आधार नहीं बताने पड़ते हैं और न ही अपने निर्णय की सफाई देनी पड़ती है। सही बात है। यहाँ पे दिया है कि लोकतांत्रिक सरकार क्या है। लोकतांत्रिक सरकार कि भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में पाने के लिए हमें लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं और ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता के चुनने की शक्ति होती है। इसीलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। ठीक है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद की शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र सीधे भाग नहीं लेते हैं बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधि चुनकर चलो थोड़ा उसको छोड़ करके हम इसको बात कर लेते हैं ना। मतदान के समय मतदाता की उंगली पर स्याही से निशान लगाया जाता है ताकि वह केवल एक वोट दे सके। ग्रामीण मतदाता केंद्र दृश्य है ना। फिर यहाँ पे कुछ तथ्य दिया गया है दोस्तों, उसको पढ़ लेते हैं कि लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों का लेन में महत्वपूर्ण है जो उनके प्रभावित करते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने जवाब के 2 कारण लिखिए। आपके यहाँ दिए गए शासन व्यवस्था के उसके साथ आप कैसी शासन व्यवस्था चाहेगी, है ना, और क्यों? नीचे दिए गए कथनों पर जो गलतियां हैं उन्हें सुधार लीजिए। राजतंत्र में देश के नागरिक को अपनी संसद का नेता चुनने का छूट होती है, लेकिन लोकतंत्र में एक राजा के पास देश पर शासन करने का संपूर्ण ताकत होती है। राजतंत्र में राजा या रानी के लिए एक निर्णयों पर प्रश्न उठा सकते हैं। क्या प्रश्न उठा सकते हैं, है ना। चलिए अगला तक क्या है, ये प्रतिनिधि मिलकर क्या करते हैं, ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब लोकतांत्रिक नहीं कर सकती है जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था कि आप विश्वास कर सकती है कि एक समय ऐसा था कि जब लोकतांत्रिक सरकार औरतें और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। तो अपने शुरुआती दौर में सरकार केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। उसका मतलब था कि औरत, गरीब और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया था।
ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। भारत में आज़ादी से पहले बहुत से कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसीलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार को मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई कि 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हैं, कौन? तो गांधी जी। गांधी जी ने कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है, तो क्या वह वोट नहीं दे सकता? या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है, क्या वह वोट नहीं दे सकता? क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। किसका मत था ये गांधी जी का मत था, सही था। चलिए उसको तब तक छोड़ते हैं, हम यहाँ पे इस तत्व को थोड़ा पढ़ लेते हैं कि संसार में कहीं भी सरकार ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे सफरेज मूवमेंट कहते हैं। सफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत पुरुष लड़ाई में थे, इसीलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम में माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और विभिन्न व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िवादी धारणाएं बना रखी थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। इस तरह के महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन के साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के लिए अधिकार मांग की, उनकी आवाज़ सुनी और इनके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई और भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला? 1920 में मिला। जबकि इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार 1928 में मिला। ये तथ्य को याद रखेंगे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हम लोग कहाँ, तो गुनाह है गरीब होने का। क्या गुनाह है? किसका मत था? गांधी जी का। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो गया है ना। इसका कारण क्या है? तो यहाँ पे गांधी जी का मत था कि गरीब होने से, है ना, या मैं औरत हूँ तो क्या मुझे वोट देने का अधिकार नहीं है? हाँ, अधिकार है ना। चलिए अब हम अध्याय 4 हम इन करते हैं। 4 को देखते हैं। जो आपका ये चैप्टर आपका है अध्याय लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। क्या है? लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य तत्व के बारे में जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस पाठ में हम इसको पढ़ लेते हैं, इस तथ्य को। इस पाठ में आप लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य बातों के बार बार पढ़ेंगे। इनमें लोगों की भागीदारी, समस्या का समाधान, समानता एवं न्याय के विचार शामिल हैं। ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था का सफल बनाते हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था न हो तो क्या होगा? आइए हम जानने के लिए दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले माया की कहानी पढ़ते हैं, है ना। दक्षिण अफ्रीका जो देश है, देश बोलो महादेश बोलो, है ना। ठीक है, बढ़ते हैं अगला, वहाँ से हम पढ़ते हैं। ये देखो फिगर यहाँ पे है ना, अमेरिका है ना, दक्षिण अफ्रीका है ना, यहाँ पे इंडिया है जिसको भारत के नाम से जानते हैं, है ना, इंडिया के नाम से जानते हैं, है ना, आर्यावर्त के नाम से जानते हैं, हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। चलिए इस तथ्य को थोड़ा पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है कि दक्षिण अफ्रीका के ऐसा देश जहाँ प्रजातियों के लोग रहते हैं। क्या है? प्रजातियों के लोग रहते हैं। श्वेत मतलब गोरे, अश्वेत मतलब काले, है ना, और जिनकी त्वचा का रंग सांवला हो, उसे जैसे भारतीय के लोगों को अधिकतर क्या है? सांवला है, त्वचा क्या है? श्यामला है। जोहान्सबर्ग में रहने वाले 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुरानी बक्सों की सफाई करने में अपनी मां की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर स्क्रैप बुक मिला जो अखबार की कर्तनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल की स्कूल जाने वाली लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो पता चला कि उसका नाम हेक्टर पीटरसन था। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा जब उसके माता ने बताया कि ये फोटो किसका है मम्मी? तो उसका माँ ने बताया कि ये हेक्टर मुंडो है बाबू, है ना, ये बहुत पहले जो है पुलिस की गोली से मारा गया है। माया को इसका झटका लगा, यानी आश्चर्य लगा। उससे पूछा क्यों, ऐसा क्यों हुआ? अपना मम्मी से पूछने लगा। चलिए फिर यहाँ पे देखते हैं, इसका मम्मी यहाँ पे है और माया को बता रही है ना। नहीं हो रहा था रंग भेद के
तहत जिस तरह का जीवन था उनके बारे में बताने बहुत माया की माँ की आवाज़ में बड़ा गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों को अस्पताल अलग होते हैं थे और अस्पताल की गाड़ियाँ भी अलग होती थी, लेकिन श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल गाड़ियाँ थी ज़रूरत के सामानों से सुसज्जित होती थी। जिस समय में काम लगता था उस समय में हो जाता था, लेकिन जबकि अश्वेत लोगों के लिए गाड़ियाँ थी उनमें सुविधा उपलब्ध नहीं थी, टूटल फूटल होगी। उनके लिए रेल एवं बसें अलग होती थी, है ना? सही बात है। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे। अश्वेत लोगों को वोट देने का इजाज़त नहीं थी। देश की सबसे अच्छी जमीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी। ये माया का माँ किसको बता रही है? माया को। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीय को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था, उसके साथ भेदभाव किया जाता था। क्या किया जाता था? भेदभाव किया जाता था। दक्षिण पश्चिमी क्या है? दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक शहर था स्वेटो, जहाँ श्वेत अश्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर मोनो वही रहता था। वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थी पर इस भाषा सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, जबकि वे अपने भाषा जुलू सीखना चाहते थे। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोली बरसाई। उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मारा गया। 16 जून 1976 की ये बाबू घटना है ना? वो माया को उसका मम्मी ने बता रही है। इसके बाद दिया है कि अफ्रीका के राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेल्सन मंडेला में रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक रूप से बना। तब तब से तब से सभी प्रजातीय लोगों को बराबर माने जाने लगा, है ना? किसके द्वारा? नेल्सन मंडेला के द्वारा। फिर यहाँ पे दिया है कि आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार की लोकतांत्रिक होने का हमारा क्या मतलब है। लोकतांत्रिक होने का क्या मतलब है ना? कुछ तो मतलब होगा, तो इसके बारे में जानकारी लेना है। भागीदारी। हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं? अपने पिछले पाठ में पढ़ा है कि लोकतंत्र को लोग निर्णय लेते हैं। लोकतंत्र में लोगों के द्वारा लोगों को मत के द्वारा, है ना, प्रतिनिधि चुना जाता है ना? कहने का मतलब यही है, चुनाव में वोट दे वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वे प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं कि मान कर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते हैं उक्त लोगों की ज़रूरतों और मांग को ध्यान में रखेंगे, है ना? ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे दिया है कुछ तथ्य कि कुछ अखबार देखिए और उनमें दी गई चुनाव की खबरों पर चर्चा कीजिए। एक निर्धारित समय के बाद चुनाव होते रहने की क्या ज़रूरत है ना? चलिए, यहाँ पे फिर दिया है कि सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष के लिए है ना? एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार फिर से सत्ता में रहने तथा संभव है कि जब लोग उसे बार-बार चुनें। हाँ, चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव से लोगों को सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। क्यों? आज मान के चलो 5 साल के लिए किसी प्रतिनिधि को जनता लोग क्या किए? उसको चुना। वो अच्छा से नहीं काम करेंगे तो फिर अगले पंचवर्षीय में उसे क्या करते हैं? उसे वोट नहीं दे करके दूसरे प्रतिनिधि को क्या करते हैं? जिता देते हैं। इसीलिए प्रत्येक प्रतिनिधि को अंदर में ये भावना होता है, भावना रहता है कि मैं जब प्रतिनिधि बन के जब आया हूँ सत्ता में, तो मुझे जनता को क्या करना चाहिए? जनता को क्या करना चाहिए? तो जनता को हमें आदर करना चाहिए, है ना? जो चीज़ का आवश्यकता पड़ेगा जन समुदाय को, वो हम पूरा करेंगे, है ना? तो वैसे ही जनप्रतिनिधि पुनः दूसरा पंचवर्षीय, तीसरा पंचवर्षीय में आते हैं, ठीक है? बढ़ते हैं अगला फिर यहाँ पे दिया है कि भागीदारी के अन्य तरीके। चुनाव 5 वर्ष एक बार होते हैं। चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों का भाग लेने के लिए और भी कई तरीके क्या है? और भी कई तरीके हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उनकी आलोचना कर के अपनी भागीदारी निभाते हैं। अगस्त 2005 में एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था, तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे में व्यक्त किया, है ना? लोगों ने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान चलाए, ठीक है? सरकार ने अपने निर्णय को बचाव में तर्क दिए और लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग माननी पड़ी, है ना?
क्यों माननी पड़ी? तो यहाँ पे गणतंत्र की बात है, गणतंत्र के द्वारा, स्वतंत्र के द्वारा, गणतंत्र के द्वारा प्रतिनिधि को चुना गया है, वोट देकर के चुना गया है, इसलिए जनता की बातों पर प्रतिनिधि को, सरकार को आना पड़ता है। सरकार बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा अवश्य दे, है ना, दिया जाता है। यहाँ पे दिया है कि बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा, सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा, क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों से धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल हैं। इनके जरिए जो बातें गलत हैं और न्यायसंगत नहीं है, उन्हें सामने लाया जाता है। यहाँ पे फिर अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाँ, जहाँ यह सच है कि लोकतंत्र लोगों की भागीदारी का मौका देता है, वही यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोग को यह मौका नहीं मिल पाता। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन कर सके, सरकार और उसके काम करने के तौर तरीके को चुनौती दे। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं तो देश के कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। अगली बार अगर हमें शहर, कस्बे या गांव की गली से जुलूस गुजरते हुए देखें तो हम एक क्षण रुक कर पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकला गया है, उसमें भाग लेने वाले लोग कौन हैं और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे होते हैं। इसमें हमें समझने की मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसी काम करती है। देखिए यहाँ पे जुलूस लेकर के निकली हुई है ना महिलाएं सब। चलिए आगे फिर है विवादों का समाधान। आपने माया की कहानी में पढ़ा है कि कैसे विवादों या समस्या का समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा ऐस, ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह के विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। माया की कहानी को दोबारा पढ़िए और उनका पता लगाए कि पुलिस के द्वारा कई हेक्टर की हत्या को रोका जा सकता था कैसे, है ना, पॉइंट दिया है। चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृति, धर्म और क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमिया के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके से अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों को भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान कर सके। आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़े और यह समझे कि सरकार के समाधान में क्या भूमिका निभाती है। धार्मिक जुलूस और उत्सव के बारे में समस्या का कारण बनते हैं। समझ गया, धार्मिक के जुलूस के समय में और कोई भी उत्सुक त्यौहार के समय में, है ना, के लिए धार्मिक जुलूस के रास्ते पर निकले यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं। कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उससे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार, खासकर पुलिस, ऐसे मौके पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति न पैदा हो, हिंसा न भड़के। वह सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती हैं ताकि विवाद का समाधान निकल सके। फिर अगला यहाँ पे एक तथ्य को देख लेना है, इस तथ्य को थोड़ा पढ़ लेना है। भारतीय संविधान के बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं। ये कानून सरकार और लोगों के लिए सबको इनको मानना पड़ता है। विवादों का समाधान इन्हीं कानूनों के आधार पर होता है। फिर यहाँ पे दिया है कि नदियाँ भी कई वाद विवाद के कारण बन जाती हैं। कुछ नदियाँ एक से अधिक राज्यों होकर बहती हैं। जिन राज्यों से नहीं गुजरती हैं उनके बीच में नदी की पानी का बंटवारा विवाद कर बन जाता है। उदाहरण के लिए आपने कर्नाटक तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी पानी को लेकर जल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। कर्नाटक के कृष्णा राजा सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई का काम आता है। सही है, कहाँ? कर्नाटक में। जगह का क्या है? तो कृष्णा राजा सागर। फिर पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की ज़रूरतों को भी पूरी होती है। तमिलनाडु में मेटूर बांध में भरे हुए नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। ये क्या है? नदी है, देखते हैं। ये नदी यहाँ से आई हुई है
आए हैं ना। कावेरी नदी के दृश्य थे हम जो दिखाएं अभी। दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर और तमिलनाडु को मेटूर बांध नदी के निचले छोर पर। मेटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा राजा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। दोनों राज्यों को अपने ओर की जरूरतों के लिए भरपूर पानी चाहिए जो कि नहीं मिल पाता है। इससे विवाद उत्पन्न होता है। तब राष्ट्रीय सरकार के कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो सके। फिर यहाँ पे है समानता और न्याय। लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य विचारों में एक है उनका न्याय और एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। फिर यहाँ पे एक तथ्य दिया गया है, क्या है, माया की कहानी में सरकार ने क्या इस विचार का समर्थन किया था कि सभी लोग बराबर है। डॉक्टर अंबेडकर की कहानी में यह अस्पृश्यता के व्यवहार से समानता के विचार को ठोस पहुंचाती है। ठीक है, सही है। यहाँ पे दिया है कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलितों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया। पहले हालत यह थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर जिनके बारे में अपने पहले पढ़ा और अन्य लोगों के जोर देकर कहा कि प्रथा अमानवीय, न्याय। फिर बात करते हैं अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलित, ये तो पढ़ थे दोस्तों, फिर भी पढ़ देता हूँ, है ना। यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया। पहले हालत यह थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर जिनके बारे में अपने